बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रज़ा मीर, प्रिंसिपल ऑफ एटीडी बिजनेस स्कूल। सर आई होप आपके लेक्चर्स एमएफए के इस वक्त कंप्लीट हो चुके होंगे या कंप्लीट होने वाले होंगे और आप तैयारी कर रहे होंगे रिवीजन करने की। तो आई थॉट कि एक कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो आपके लिए बनाई जाए जिसमें 3-4 एस्पेक्ट्स में हम बात करें। पेपर का पैटर्न कैसा है, फाइनेंशियल पोर्शन से कितने मार्क्स आते हैं, मैनेजरियल पोर्शन से कितने मार्क्स आते हैं, आज तक हिस्टोरिकली फाइनेंशियल और मैनेजरियल पोर्शन में एग्जामिनर ने किन किन एरियाज़ को टेस्ट किया है और किस तरह टेस्ट किया है और कितने मार्क्स के लिए टेस्ट किया है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर अटैम्प्ट के लिए किन एरियाज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो थ्योरी का पार्ट है उसमें किस एरिया का रट्टा लगाना है आपने और किस एरिया की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ताकि आप अच्छे से केस स्टडीज़ को सॉल्व कर सके। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस किस एरियाज पे कितनी कितनी केस स्टडी सॉल्व करनी है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि इस वीडियो को आपने अपने पास संभाल के रखना है और पेपर के दिन तक आपने इसको बार बार देखना है, बार बार देखना है, ठीक है जी। क्योंकि ये एक ज़बरदस्त किस्म की गाइडेंस वीडियो है जिसमें आपको हर एक चीज़, आपके हर एक सवाल का जवाब कि यार ये कैसे टेस्ट होता है, ये कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ आज तक, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, इस पर कितनी केस स्टडी सॉल्व करनी है। तो ये वीडियो जो है वो आपके एग्जाम तक आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसको अपने पास सेव कर लीजिएगा। सर हमारे पास सबसे पहले पेपर का पैटर्न क्या होता है जी। पेपर में एक क्वेश्चन होता है एमसीक्यूज का जिसमें 15 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास सर 4 के करीब क्वेश्चंस होते हैं मैनेजरियल एनालिसिस के, यानी जो थ्योरी पार्ट होता है। 4 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं सर फाइनेंशियल एनालिसिस के, जो कि आपके हिसाब से न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, हिस्टोरिकली जो फाइनेंशियल पोर्शन है इससे प्रिडोमिनेंटली जो है वो ज़्यादा मार्क्स आए, यानी अगर मैं एवरेज निकालूं इन सब का तो तकरीबन 60 से 62 मार्क्स के करीब जो है वो आपके पास मैनेजरियल का पोर्शन टेस्ट होता है। और मैनेजरियल में भी अगर आप एमसीक्यूज देखें तो 15 नंबर में से मेजॉरिटी एमसीक्यूज, एक आध अटेम्प्ट छोड़ के मेजॉरिटी एमसीक्यूज जो है वो आपके फाइनेंशियल पोर्शन से ही टेस्ट होते हैं, ठीक है जी। और जो भी हम नीचे आगे टॉपिक्स वाइज लिस्ट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किन एरियाज से एमसीक्यूज एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है। फिर नंबर 2 हमारे पास जो मैनेजरियल पोर्शन है सर, इसमें एमसीक्यूज जनरली 3 से 4 नंबर के होते हैं। आप ये कह लें बहुत तीर मार लिया तो 1/3 हमारे पास एमसीक्यूज यानी 15 में से 5 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं और तकरीबन 15 में से 10 के करीब मार्क्स यानी 2/3 यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सर मैनेजरियल पोर्शन में जनरली 4 के करीब क्वेश्चन होते हैं जिनका आपने 4 केस स्टडीज होती हैं जिनको आपने जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। एक अटेम्प्ट में लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में 5 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है जी। अच्छा, इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन तो 4 पूछे गए लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने पेस्टल को भी कवर किया है और साथ ही साथ स्वॉट एनालिसिस को भी कवर किया है, तो आप सेफली कह लें कि ये भी 5 ही होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सर पेपर का पैटर्न है, यानी अगर कोई बंदा फाइनेंशियल पोर्शन बहुत अच्छे से कर ले और तकरीबन इस 60 में से तकरीबन कोई 40-60 के करीब यहाँ से निकाल ले तो मैनेजरियल पोर्शन में उसके पास काम करने के लिए या मार्क्स लेने के लिए कम रिक्वायरमेंट रह जाएगी, वो आराम से चीज़ों को कवर कर लेगा, मैनेज कर लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बेवकूफ़ इंसान इस वक्त पूरे 6 महीने की मेहनत, 4 महीने की मेहनत करने के बाद ये सोच रहा है कि मैं पेपर ड्रॉप कर दूँ, नहीं करना ड्रॉप। ये ऐसा पेपर है कि जिसको आपने रीजनेबल मेहनत लगा ली, जिस पर टाइम लगा लिया, इंशाल्लाह पास हो जाएगा, ठीक है जी। ये बात भेजे में बैठ गई, पैटर्न आपके समझ में आ गया जी कि पैटर्न पेपर का किस तरह होगा। 15 एमसीक्यूज जिसमें से मेजॉरिटी फाइनेंशियल पोर्शन से, 4 सवाल जो है वो मैनेजरियल पोर्शन के केस स्टडीज होंगी और 4 सवाल आपके जो है वो फाइनेंशियल पोर्शन से आएंगे। डन है जी। एक से आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकली आईकैप ने किन एरियाज पे जो है वो कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे। चलो मेरे बच्चों, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम ये देखने जा रहे हैं कि हिस्टोरिकली आईकैप ने किन एरियाज़ को टेस्ट किया है, फाइनेंशियल पार्ट में किन एरियाज़ को टेस्ट किया है, मैनेजरियल पार्ट में कितने कितने मार्क्स के लिए टेस्ट किया है, ठीक है जी। और जो सिलेबस का ग्रिड है कि आईकैप ने उसको फॉलो किया है, ठीक है जी। तो अब तक सर हमारी 5 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, 4 गलती से लिखा है, ये 5 अटैम्प्ट्स हैं। 5 अटैम्प्ट्स में अब तक आईकैप ने जो पहला एरिया है सर हमारे पास फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट का, जिसमें हमारे पास 4 टॉपिक आते हैं, वैक, फॉरेक्स, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट। इसके मार्क्स हैं 30 to 40। आईकैप ने हमेशा इसमें से 2/3 यानी लोएस्ट का जो 30 मार्क्स का जो लोएस्ट पार्ट है ना,
इसका 2/3 यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछें और 1/3 यानी 10 नंबर के एमसीक्यूज पूछें। तो मैंने आपसे कहा था ना कि एमसीक्यूज किस एरिया में से आएंगे, तो ये वो एरियाज हैं जिससे सबसे ज्यादा एमसीक्यूज टेस्ट होते हैं। तो अपेरेंटली सर इससे 2 क्वेश्चंस आएंगे तकरीबन 20-22 नंबर के, और तकरीबन 8 से 10 नंबर का जो है वो इसमें से एमसीक्यूज टेस्ट होगा। अगर आप रीसेंट हिस्ट्री देखें तो ICAP ने लगातार वैक और फॉरेक्स पे सवाल पूछे हैं, तो कोई बात नहीं है कि इस दफ़ा भी वैक और फॉरेक्स पे सवाल आ जाए, ठीक है, कोई 12 नंबर का आ जाए, कोई 8 नंबर का आ जाए, और मे भी ये हो सकता है कि सर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर सवाल आ जाए कोई 5 नंबर का, और इंस्टेड के जो है वो फॉरेक्स पूछ ले एग्जामिनर। इन 3 से मुझे लग रहा है कि एक आध सवाल बन के आ सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो फॉरेक्स को ऑल टुगेदर छोड़कर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो 4 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले। बस ये देख के जाइएगा। आमतौर पे सर मैं फिर आपको बता दूं, ऊपर वाले 2 टॉपिक से आते हैं क्वेश्चंस, और आमतौर पे सर इन 2 टॉपिक से आते हैं एमसीक्यूज, लेकिन सर तकरीबन को 30 नंबर 32 नंबर का एरिया यहां से टेस्ट होता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर जो दूसरा एरिया आता है वो हमारे पास है बजटिंग का, ठीक है, बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस का। इसमें 3 टॉपिक्स हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बजटिंग और वर्किंग कैपिटल। अब दिमाग में रखिएगा कि इसमें से कोई 2 सवाल आने। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो एग्जामिनर ने लगातार इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पूछा है, लगातार, ठीक है जी। इसका मतलब है एग्जामिनर के पास फिर इन 2 में चॉइस रह जाती है, इन 2 में वो कोई एक चीज पूछ लेता है, या बजटिंग या वर्किंग कैपिटल। पिछली 2 अटेम्प्ट्स उसने वर्किंग कैपिटल को हाथ नहीं लगाया। अगर आप लगातार देखें तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ पिछली 5 अटेम्प्ट्स में 3 दफा सर बजटिंग टेस्ट हुआ है, 2 दफा वर्किंग कैपिटल टेस्ट हुआ है, और जो वर्किंग कैपिटल है वो लास्ट 2 अटेम्प्ट से टेस्ट नहीं हुआ। तो मेरा अपना स्ट्रॉन्ग हंच है कि इस दफा वर्किंग कैपिटल टेस्ट हो सकता है, और बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल दोनों में से कोई एक चीज टेस्ट होगी। मेरा अपना स्ट्रॉन्ग हंच है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक ऐसी चीज है जो एग्जामिनर जनरली नहीं छोड़ता, उसमें बजटिंग का टच भी आ जाता है। तो फाइनेंशियल वाले पार्ट से सर टोटल तकरीबन आप कह लें कि 30 नंबर यहां से आएंगे और 30 नंबर यहां से आएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों एरियाज में, ठीक है जी। ऊपर वाले एरिया से एमसीक्यूज आएंगे और 20 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे, और नीचे वाले एरिया से तकरीबन 30 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। 18, 12, 15, 15, 14, 16 इस तरह का रेशो हो सकता है इनका, ठीक है जी। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब अली, जब हम बात करते हैं मैनेजेरियल एनालिसिस की, तो तकरीबन इससे 35 से 40 नंबर टेस्ट होने हैं, और इसमें टोटल 4 एरियाज हैं, ठीक है जी। 4 एरियाज हैं जो आपने अच्छे तरीके से देखने हैं, पेस्टल, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस और एथिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी। अच्छा, कुछ एरियाज हैं जो एक्सक्लूडेड हैं, वो पिछले अटेम्प्ट्स में आते रहे लेकिन अब एक्सक्लूड हो गए कोर्स से। ये हमारे पास सर 2 अटेम्प्ट से जो है वो टेस्ट नहीं हुए, ये एक्सक्लूड हो गए, निकाल दिया कि आपने कोड ऑफ एथिक्स निकाल दिया और एक स्टैट्स का पोर्शन निकाल दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये 4 एरियाज हैं। आमतौर पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन चारों में से एक सवाल आए, और एग्जामिनर ने लास्ट टाइम ये ट्रेंड फॉलो किया है, ठीक है जी। अगर मैं पेस्टल को खोलूं तो देखो, एक तो पेस्टल में पेस्टल एनालिसिस है, यार पेस्टल एनालिसिस करके दे दो। एग्जामिनर ने सिर्फ 2 दफा किसी केस स्टडी में पेस्टल एनालिसिस करने को कहा है 5 अटेम्प्ट्स में, लास्ट अटेम्प्ट में 10 नंबर का 8 नंबर का पेस्टल एनालिसिस करने को कहा है, ठीक है जी। अदर एरियाज में एक ही चीज है, और वो है जनाब इंटरेक्शन ऑफ बिजनेसेस विद गवर्नमेंट, ठीक है जी। ये एक ही दफा टेस्ट हुआ 8 नंबर का, ठीक है जी, और उसके बाद कभी भी टेस्ट नहीं हुआ। तो ये देख के चले जाएंगे, पहले चैप्टर का एक पार्ट है। अच्छा, पेस्टल की आप तैयारी कैसे करेंगे? पेस्टल में मैं आपको दूंगा सर आप एक पेस्टल एनालिसिस के लिए एक नोट्स दूंगा तकरीबन 5 पेजेस का, आपने उसको याद कर लेना, ठीक है जी। याद कर लेने से ये हो जाएगा कि वो सारे पॉइंट्स जो आपने जहन में रखने हैं पेस्टल में, सर वो आपके जहन में रह जाएंगे। चैप्टर आपने सर देख लेना है, रीड कर लेना है, लेक्चर ले लेना है, रटा आपने सर उस डॉक्यूमेंट का लगाना है, 5-6 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो याद कर लो, पेस्टल बहुत है, ठीक है जी। अच्छा, फिर बात आती है आईटी की। आईटी के चैप्टर में सर कुछ 3-4 एरियाज हैं, और लगातार आईटी एक अटेम्प्ट के नागे से टेस्ट होता रहा है तकरीबन 5 से 6 नंबर के लिए, और आप ये कह लें कि एक परमानेंट फीचर है पेपर का, ये इस चैप्टर से एक सवाल जरूर आएगा 5 से 4 नंबर का, ठीक है। तो इफेक्टिवली आप ये कह लें कि पेस्टल एनालिसिस आपने देखने हैं अच्छे तरीके से, वो डॉक्यूमेंट जो मैं आपको दूंगा उसका आपने रट्टा मारना है, ठीक है जी। और दूसरा सर आईटी के चैप्टर में जो 3-4 चीजें अभी मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊंगा, वो 3-4 चीजें क्या हैं वो आपने याद करनी है। अच्छा,
फिर हमारे पास सर कॉम्पिटिटिव फोर्सेज है। एग्जामिनर ने हिस्टोरिकली कॉम्पिटिटिव फोर्सेज पे बड़ा डिफरेंट तरीके से जो है वो चीज़ें पूछी हैं। कभी 24 नंबर पूछे हैं, कभी 13 नंबर पूछे हैं। लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 6 नंबर का टेस्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस अटेम्प्ट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है। इसको अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के अंदर हमारे पास सर पोर्टर 5 फोर्सेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है जी, ग्रुप्स और सेगमेंटेशंस, बीसीजी मैट्रिक्स और स्वॉट एनालिसिस लगातार टेस्ट होते रहे। कभी ना कभी किसी न किसी अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ है। मेरा अपना हंच है कि इस दफा आप पोर्टर 5 फोर्सेस जरा अच्छे से देख के जाना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अच्छे से देख के जाना और बीसीजी मैट्रिक्स अच्छे से देख के जाना, ठीक है जी। सेगमेंट्स के ऊपर जो है वो सवाल आने का चांस मेरे ख्याल में इतना नहीं है, लेकिन आ सकता है सर। ये दिमाग में रखिएगा कि ICAP कभी भी एक प्रोफेशनल बॉडी है, इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि चीज़ नहीं टेस्ट होगी, लेकिन ऊपर वाले 3 का चांस, यानी 5 फोर्सेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और बीसीजी मैट्रिक्स का चांस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है सर इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस में आज तक 5 अटेम्प्ट में सिर्फ 3 सवाल टेस्ट हुए हैं बस। 5 अटेम्प्ट्स में टोटल 3 सवाल टेस्ट हुए हैं। तो अगर आप ये कहें कि सर इस दफ़ा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सर ये बात जो है वो गलत नहीं होगी। KPIs और की फैक्टर, KPIs और सर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के ऊपर एक सवाल 10 नंबर का 2 अटेम्प्ट पहले आया जॉनसन स्कॉल्स मॉडल के ऊपर, उसके बाद टेस्ट नहीं हुआ। रिसोर्सेज कॉम्पिटेंसीज लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम टेस्ट हुई हैं। मेरे हिसाब से इस दफ़ा वैल्यू चेन अच्छे से करके जाना, ठीक है जी। कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है जी। और एक इसके अंदर एरिया है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ठीक है जी। इस पे अभी फाइनल में भी क्वेश्चन आया, ये अच्छे से देख लीजिएगा। आप देखें यार, गिने चुने चीज़ें उन्हीं पे जो है वो बार बार सवाल पूछे गए हैं। मेरे हिसाब से सर इस दफ़ा चारों एरिया से एक एक सवाल आएगा। एथिकल डिसीजन मेकिंग में काफ़ी टाइम से टक्कर्स मॉडल टेस्ट हो रहा है, अभी तक AAA मॉडल टेस्ट ही नहीं हुआ। मेरे हिसाब से इस दफ़ा AAA मॉडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और बिजनेस एथिक्स का इंपॉर्टेंस ये भी देख के चले जाइएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है जी। तो सर मेरा अपना स्ट्रॉन्ग हंच है कि इन 4 एरियाज में से एक एक सवाल टेस्ट होगा। एक मे बी आपके पास IT टेस्ट हो जाए, ठीक है जी। मे बी आपके पास सर 5 फोर्सेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और BCG मैट्रिक्स में से एक चीज़ टेस्ट हो जाए। वैल्यू चेन इस दफ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है आने का, उसके स्टेप्स याद कर लीजिएगा। और कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जो आखिरी का एरिया है वो केस स्टडीज में मैंने इस पर अच्छी खासी करवाई हैं, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। एथिकल डिसीजन मेकिंग में AAA मॉडल का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। दोनों मॉडल्स देख लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। और हमारे पास सर बिजनेस एथिक्स की इंपॉर्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये दिमाग में रखिएगा कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है ना ऊपर, जो अपेरेंटली फाइनेंशियल के एरिया में आता है, इस पे आपने ये देखना है कि जो आपके पास सर स्पेक्युलेटिव और प्योर रिस्क है उस पर केस स्टडी आ सकती है 5 से 6 नंबर की, ठीक है जी। ये सारा हमारे पास सर हिसाब किताब था पिछली अटेम्प्ट्स का, आप इसमें से देख सकते हैं। और बड़ा बैलेंस पेपर ICAP का एग्जाम मैंने पूछता है। और मैं आपको बताऊं, अगर किसी बंदे का फाइनेंशियल साइड बहुत स्ट्रांग है और वो वहां से निकाल लेता है 35 से 40 के करीब नंबर, तो फिर नीचे सर उसको स्कोर करने के लिए जो है वो अच्छी खासी चीज़ जगह मिल जाएगी। 15-20 नंबर स्कोर करना नीचे से आसान है, ठीक है जी। और नीचे वाली चीज़ों में मैंने आपको जितना कराया है, टोटल 36 घंटे के वीडियो लेक्चर्स हैं थ्योरी के। और सर अगर आप उसके केस स्टडीज़ मिला लें तो 10 घंटे 11 घंटे में, इनफैक्ट 36 घंटे केस स्टडीज़ इंक्लूड करके आप 40 घंटे ले लें टोटल। 40 घंटे में आपको आज भी कहूँ कि यार रोज़ 1 घंटा भी देखते जाओ कि चीज़ों को आज से भी कवर हो सकता है आराम से, ठीक है जी। चले जी, वीडियो के सर हमने 2 हिस्से कवर कर लिए। हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देख लिए, हमने पिछले उसके अंदर जो है वो ये देख लिया कि हमारा पेपर के मार्क्स जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, MCQs कितने आते हैं, 4 थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और वो कहाँ से आते हैं, ये हमने सर हिसाब किताब देख लिया। अब अगला पार्ट जो इस वीडियो का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो थ्योरी का पोर्शन है, मैं आपको नोट्स वाइज खोल के दिखाऊंगा कि क्या चीज़ आपने याद करनी है और क्या चीज़ आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है जी। बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। चलो मेरे बच्चों, एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन में करने जा रहा हूं थ्योरी के ऊपर। आपने बिल्कुल तमीज़ और तरीके से इसको देखना है। देखें, हम थ्योरी सबसे पहले शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है जी। अगर बहुत सारे लोग इसको कवर कर चुके हैं तो रिविजन आपने इस तरीके से करना है जो मैं बता रहा हूँ। टोटल चैप्टर नंबर 7 में 5 एरियाज हैं जिस पे सवाल बन के आ सकता है, जिसको आपने देखना है डिटेल में। सबसे पहले मैं बात करूंगा पोर्टर 5 फोर्सेस पे, ठीक है जी। पोर्टर 5 फोर्सेस में हमारे नोट्स को अगर हम देखें ना, उसकी कॉम्पोजिशन देखें, तो हमारे पास सबसे पहले सर कंपटीशन का एनालिसिस देखें जी। सर कंपटीशन, ये पोर्टर 5 फोर्सेस इंडस्ट्री के कंपटीशन का टेम्परेचर देखता है। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा,
ये पर्टिकुलर मॉडल जो है ना वो इंडिविजुअल कंपैरेटर्स के स्ट्रेंथ्स पे बात नहीं करता। ये सारी डिस्कशन जो आप यहां देख रहे हैं ना, इनको आपने सिर्फ समझना है अच्छे तरीके से, और आप इसको इस हद तक समझ लें कि आप इसको 4 लाइनों में अपने अल्फाज में लिख सकें, रट्टा नहीं मारना है इसका, ठीक है जी। फिर आपके पास सर पोर्टर 5 फोर्सेस के 5 फोर्सेस शुरू होते हैं। अब ये आपने रट्टा मारना है सर, पोटेंशियल थ्रेट टू न्यू एंट्रांट्स ये सारा आपने याद करना है, बैरियर्स टू एंट्री आपने याद करना है, ठीक है जी। अच्छा, ये न्यूमेरिकल एग्जांपल हैं सारी आपने देखते जाना है, ये सारा जो है वो आप ये कह लें कि एंट्री बैरियर्स हैं सारे आपको याद करने। थ्रेट टू सब्सटीट्यूट्स ये आपको याद करना है, बार्गेनिंग पावर आपको याद करना है। अच्छा, याद रखिएगा, याद करने का मतलब ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना कि किन सिचुएशन में बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी या कम होगी, ये आपने देखना है। इसको तो सिर्फ आपने रीड कर लेना है, किन सिचुएशन के अंदर जो है ना वो सब्सटीट्यूट जो है वो आप ये कह लें कि आपके लिए जो है वो कंपटीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। ये आपने सर हेडिंग्स और पॉइंट्स याद करने, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं मारना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कब ज्यादा होती है, तो आपको वो पॉइंट्स याद होने चाहिए। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कब ज्यादा होती है, आपको वो 4-5 पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह सर राइवलरी के ऊपर, बस यहां तक आपने इसको याद करना है, रट्टा मारना है, ठीक है जी, बस खत्म। इसका मतलब है ऊपर का पूरा एरिया के कंपटीशन को ये पोर्टर 5 फोर्सेस का जो मॉडल है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल कंपैरेटर्स को रीड करना नहीं है, मार्केट में कंपटीशन का टेम्परेचर रीड करना है, ठीक है जी। ये पूरा आपने रीड करना है, याद करना आपने यहां से शुरू करना है, और याद करने में भी आपने सिर्फ 5 जो फैक्टर्स हैं उनमें कंपटीशन कब ज्यादा होगा कब कम होगा ये फैक्टर्स याद करने, और एंट्री टू बैरियर्स जो 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट्स हैं वो आपको याद करना, पक्का जी। अच्छा जी, अब जब आप ये कर लेंगे तो मैंने इसमें ये लिख दिया कि जी 5 पिलर्स के पॉइंट्स का आपको रट्टा लगाना है, ठीक है जी। जो इनिशियल डिस्कशन है उसको आपने सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेना है बस। अच्छा, इस पर्टिकुलर एरिया पे कम से कम 5 केस स्टडीज आप सॉल्व करेंगे जो आपको केस स्टडीज के अंदर मिलेंगी। शुरू की केस स्टडीज इसी के ऊपर होंगी, लिखा हुआ होगा इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। इस दफा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। लाइफ साइकिल मॉडल, अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने सिर्फ रीड करनी है और बहुत सारी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं अगर खोलूँ तो सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमारे पास जो है वो अच्छा, जो स्टूडेंट्स मुझसे नहीं पढ़े ये किताब सामने रख सकते हैं अपनी आईकैप की, उसमें से आप देख सकते हैं। सर ये एक टेबल हमने डिवाइस किया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कि किस स्टेज के ऊपर कस्टमर किस तरह के होंगे, डिमांड किस तरह के होंगे, टेक्नोलॉजी किस तरह की होगी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आपने याद करिए, पूरा टेबल आपने याद करना है। याद करने का मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं जी बताएं जी मैच्योरिटी स्टेज पे कौन कौन सी कॉस्ट इनकर हो रही होगी, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये एक पार्ट हो गया इसके अंदर। फिर सर एक डिस्कशन है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितने तरह की कॉस्ट इनकर होती है, ठीक है जी। और फिर वो जो कॉस्ट इनकर होती है वो सारी की सारी कॉस्ट और सारे स्टेजेस पे मिलने वाला रेवेन्यू ये कंपेयर होता है, तो उसको हम कहते हैं जनाब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ठीक है जी। ये पूरी एग्जांपल्स आपने सिर्फ समझनी है, याद नहीं करनी। इसका मतलब ये कि सर यहां से लेकर ये पूरा सिर्फ टेबल ऊपर वाला याद करना है, यहां से लेके यहां तक आपने सिर्फ जो है वो चीजों को समझना है, रीड करना है अच्छे तरीके से। फिर बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये आपको याद कर लेना है सर, ये एग्जाम में टेस्ट भी हो चुका है तो ये आपको याद करना है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड नहीं, बेसिक आइडिया हो आपको, हेडिंग आपको याद होनी चाहिए और आप इसके अंदर चीजें लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मार्केट एंट्री, मार्केट एग्जिट, इंटरप्रेन्योरियल कंपनीज की स्ट्रेटजी क्या होती है ये आपको याद होनी चाहिए, रट्टा नहीं, याद होनी चाहिए, ठीक है जी। सर कॉशियस कंपनीज की स्ट्रेटजी क्या होती है मार्केट में एंटर होते वक्त, मैच्योरिटी स्टेज पे क्या एंटर हुआ जा सकता है, डिक्लाइन फेज पे एंटर नहीं बल्कि एग्जिट करते हैं, ये चारों स्टेजेस की आपको चीजें पता होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड नहीं, रीजनेबल हद तक आपको याद होना चाहिए। फिर सर कंपटीशन साइकिल, ये आपको समझना है सर, स्टेप्स आपको इसके पता होना चाहिए कि जब दो लोग आपस में कॉम्पीट करना शुरू करते हैं तो पहले एक क्वालिटी बढ़ाता है, प्राइस सेम रखता है, फिर एक बंदा प्राइस कम करता है और क्वालिटी सेम रखने की कोशिश करता है, फिर क्वालिटी ऊपर जाती है प्राइस नीचे आती है, क्वालिटी ऊपर जाती है प्राइस नीचे आती है, एक पॉइंट पे आगे सर प्रोडक्ट में प्रॉफिट रहता ही नहीं है और फिर उलट काम शुरू होने लग जाता है, लोग क्वालिटी कम करते हैं, ठीक है जी, क्वालिटी कम करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि कस्टमर के लिए भी प्रोडक्ट काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। तो कंपटीशन साइकिल के आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, रट्टा नहीं लगाना। इसका मतलब है रट्टा आपने सिर्फ लगाना है एक ही चीज का, ऊपर वाले टेबल का,
और इसकी हेडिंग्स का, ऊपर वाले टेबल का और इसकी हेडिंग्स का। बाकी आपने सारी चीज़ें समझनी है। अच्छा हाँ, ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेनिफिट्स हैं, इसकी हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए, अंदर बेसिक आप आइडिया लिख सकें। तो समरी ये कि टेबल आपको याद करना है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं ये आपको सर रीजनेबल हद तक याद करने, और मार्केट एंट्री बैरियर्स में 4 फेजेज हैं, इन 4 तरीके की चीजें, 4 हेडिंग्स डली हुई हैं, इनमें लिखना क्या ये आपको पता होना चाहिए, बाकी सिर्फ आपने रीड करना है। 2 इंपॉर्टेंट मैंने एरियाज आपको बता दिए, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलो जी, इसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए जिसका आपने रट्टा मारना है। टेबल आपने याद करना है, ठीक है जी, और फिर इसके बाद सर आपने बेनिफिट्स को आपने याद करना है, और वो एंट्री एग्जिट के बारे में छोटा सा आपको जो मालूमात हो। अच्छा, 5 केस स्टडीज आपने इस पर सॉल्व करनी है और हर अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीजी मैट्रिक्स, देखिए बीसीजी मैट्रिक्स में शुरू में है डिस्कशन, ठीक है, ये पूरी डिस्कशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रोथ किस मार्केट में, हाई ग्रोथ क्या होती है, मार्केट शेयर क्या है, ये सारी डिस्कशन आपने सिर्फ रीड करनी है, ये सारी डिस्कशन और अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। रट्टा आपने मारना है सर इस टेबल्स का, 4 जो टेबल्स आ रहे हैं, और उनमें भी जो मेन रट्टा है वो आपने डालना है सर स्ट्रैटेजीज और स्ट्रैटेजीज के ऊपर, यानी ये जो आपके पास लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है और की डिसीजन है इस पे, ठीक है जी, ये स्ट्रैटेजीज, इसकी आपने जो है वो ज़्यादा इसका तो पक्का रट्टा मारना है, ठीक है जी। ये आगे जी स्ट्रैटेजीज, टेबल आपने याद करना है, स्ट्रैटेजीज पे आपने मेन ध्यान देना है, ठीक है जी। ये आगे जी की डिसीजन एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है जी, ये आपने प्यारे भाई रट्टा मारना है, ऐसा। अच्छा, फिर सर ये आपने सिर्फ रीड करना है, डिजायर्ड मूव क्या होने चाहिए, ठीक है जी। फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रीड कर लेना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसको। फिर सारी इसकी जो केस स्टडीज हैं इसी की नीचे आ रही हैं, ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर आपने रट्टा मारना है टेबल का फॉर ईच स्ट्रैटेजी। अच्छा, फिर नीचे अगर और आओगे ना इसकी केस स्टडीज के बाद, तो ये आ रही है जनाब वीकनेस, और जो सुनना बीसीजी मैट्रिक्स की वीकनेस, ठीक है जी, रुक जाए, ये केस स्टडीज से ये वीकनेस है। वीकनेस में मैंने बहुत डिटेल में चीजें लिखी हैं, आप चाहो तो किताब की टोटल आधे पेज की वीकनेस है वो याद कर सकते हो, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। वीडियो लेक्चर आप देख लें और वो सर जो 5-6 हेडिंग्स की चीज है वो आप याद कर लें, भले याद इसमें से ना करें, ठीक है जी। तो इफेक्टिवली आपने वो टेबल याद करने बीसीजी मैट्रिक्स के, और साथ में वीकनेस आपने याद करनी है, वीकनेस आप चाहें तो किताब से याद कर लें। अच्छा, फिर बीसीजी मैट्रिक्स की यूटिलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और वीकनेस को अंडरस्टैंड करना है मेरे नोट से, ठीक है जी। रट्टा मारना है आपने किताब से, जो 4-5 पॉइंट्स आपको किताब में दिए, इसकी एटलीस्ट आपने 5 केस स्टडीज सॉल्व करनी है, और ये भी हर अटेम्प्ट के लिए ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, पक्का जी। चलो जी, एक हमारे पास सर छोटा सा एरिया है कंपटीशन एंड मार्केट, ये चैप्टर के ना बिल्कुल शुरू में आता है, कोई 2-2.5 पेज का। इस एरिया में से आपको करना क्या है सर, इस एरिया में आपको मार्केट की डेफिनेशन दी हुई है, रीड कर लेना, ठीक है जी, समझ लेना मार्केट कितने टाइप की होती है, प्रोडक्ट के हिसाब से डिफाइन होती है, कस्टमर के हिसाब से डिफाइन होती है, जैसी मार्केट वैसा प्रोडक्ट, बिजनेस स्ट्रेटजी, छोटी सी हेडिंग डली हुई है, रीड कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेगमेंट की डेफिनेशन रीड कर लेना, ठीक है जी, की डिसीजंस समझ लेना, रीड कर लेना, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें रट्टे वाली कोई चीज़ नहीं, ठीक है। रट्टा आपने लगाना है सर, जो पोर्टर ने इंडस्ट्री को 5 टाइप्स की इंडस्ट्रीज में तोड़ा है ना, आपने बस इसका रट्टा मारना है बस, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डन। तो अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास कंपटीशन में सिर्फ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का रट्टा मारना है, बाकी सारी चीज़ों को आपने रीड कर लेना है, एक केस स्टडीज़ के ऊपर देख लेना बस, ठीक है जी, और वो आपको केस स्टडीज़ में मिल भी जाएगी। फिर हमारे पास आता है जी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड मार्केटिंग सेगमेंट्स, ठीक है जी, मार्केट सेगमेंटेशन, इस पर सवाल आ चुका है 2 अटेम्प्ट्स पहले, ठीक है जी। तो अगर हम इस पर जाएँ तो हमारे पास सर, अगर आप उठा के देखें ना, शुरू में आपको उसने बताया कि जी स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है जी, मार्केट सेगमेंटेशंस क्या होती हैं, इन 2 चीज़ों पे बात की है उन्होंने, ठीक है जी, कि सिमिलर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो कंपेटिटर्स आपके, तो आप उनको ग्रुप कर देते हैं कि यार ये मेरा एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप हो गया, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने रट्टा नहीं मारनी, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखनी है, बस रीड करनी है, समझ लेना है अच्छे तरीके से। रट्टा आपने मारना है जनाब मार्केट सेगमेंटेशन में, इस चीज़ का और बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन का, कि मार्केट को सेगमेंटाइज कैसे करते हैं, ठीक है जी, मार्केट को सेगमेंटाइज कैसे करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, सेगमेंटाइज कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी याद रखिएगा
ठीक है जी। अच्छा, फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, रट्टा इसमें भी मारने का वो कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पूरा जो एरिया है ना, ये 2 पेज का, ये केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से केस स्टडी आ सकती है, आपको एग्जामिनर ये कह सकता है कि बताएं यार इन 4-5 कंपनीज में से किन को ग्रुप करना चाहिए, ठीक है जी, सेगमेंटेशन कैसे करनी चाहिए, बेसिस बताएं इसकी। तो याद रखिएगा, इसमें रट्टा मारने वाली सिर्फ एक चीज़ आपने देखी, वो क्या है, वो है बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन और ये सारी चीज़ें, ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन और उसकी बेसिस। तो बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन का रट्टा है, बाकी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपने लेने हैं ताकि आप केस स्टडी सॉल्व कर सकें। कम से कम 2 केस स्टडीज आपने इसमें सॉल्व करनी है। तो अगर मैं देखूं तो सर इस पूरे चैप्टर में पोर्टर 5 फोर्सेज में आपने रट्टा मारना है सर, उसके 5 पिलर्स के पॉइंट्स का। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वो टेबल है जिसमें सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। बेनिफिट्स ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर टेबल्स दिए हुए 4, और आपके पास सर वीकनेस का आपने रट्टा मारना है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। बाकी पूरे चैप्टर में आपने सिर्फ चीज़ें समझनी है, अच्छे तरीके से जहन में डालनी है, और कम से कम इस पूरे चैप्टर में आपको 18 से 20 केस स्टडीज सॉल्व करनी है, और हमने इतनी केस स्टडीज इस चैप्टर में कवर भी की हुई है। ठीक है जी, बढ़ते हैं सर अगले चैप्टर की तरफ। अच्छा जी, मेरे पास सर चैप्टर 7 के बाद फिर मैंने उठाना है चैप्टर 9। ठीक है जी, चैप्टर 9 है मेरे पास एथिकल डिसीजन मेकिंग का। इसमें रट्टा लगाने वाली चीज़ें इतनी नहीं है, लेकिन इसमें समझने के बाद केस स्टडी सॉल्व करने की बहुत सारी चीज़ें। सर ये चैप्टर है, देखिए मैं अपना किताब से ना थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें इसमें कवर कराई हैं। सोर्सेज ऑफ एथिक्स, एथिकल कोड्स कहाँ से आते हैं, कौन हमें बताएगा कि यार काम ऐसे करना और ऐसे नहीं करना। ठीक है जी, ये लिस्ट आपको अपने जहन में रखनी है। ये एथिक्स डिफाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें आपको रीड कर लेनी है, रट्टा नहीं मारना है इसका। सिर्फ ये जो लिस्ट है ऊपर, ये आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, फिर बिजनेस एथिक्स, ये क्या है जी, बिजनेस एथिक्स होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपने चीज़ें रीड कर लेनी है, और रीड करने के बाद आपने अल्लाह के वास्ते ये सीक्वेंस जहन में रखनी है कि किस सीक्वेंस से हम चीज़ें अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस का आपने जो है ना वो रट्टा मारना है। अच्छा, अब इसके बाद आती है जी कॉर्पोरेट वैल्यूज़। ये जो हेडिंग्स है ना, ये जहन में रखना। अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करना होगा ना, तो इंटेग्रिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको जो है वो इनोवेशन का मतलब पता होना चाहिए, कस्टमर फोकस। रट्टा नहीं मारना, नो रट्टा, नो रट्टा, नो रट्टा, नो रट्टा, नो रट्टा। ठीक है जी। फिर ये आता है जी बिजनेस सेंस ऑफ एथिक्स। अब इसके अंदर आपको सर चीज़ें याद करनी है, एग्जाम्पल सिर्फ रीड करनी है, बाकी चीज़ें जहन में रखनी है। 5 हेडिंग्स हैं, याद करनी है हेडिंग्स, ये 5 जो है वो पॉइंट्स से याद करने हैं, और एग्जाम्पल्स आपने अपने जहन में रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। हाँ सर, आपने ये जो 4 हेडिंग्स हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, और ये 4 चीज़ों का आपने रट्टा मारना है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है रट्टे वाली चीज़ें हमारे पास आ गई। ऊपर से आपने लिस्ट रीड कर लेनी है, वो 5 है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, कॉर्पोरेट वैल्यूज़ आपने बस समझ लेनी है। बिजनेस सेंस ऑफ एथिक्स, ये और इसके बेनिफिट्स, ये जो बेनिफिट्स हैं 4, ये वाले, ये 4 बेनिफिट्स हैं। एम्प्लॉय कमिटमेंट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्रॉफिट, ये आपने याद करने। ठीक है, उसके नीचे शुरू हो जाते हैं 2 मॉडल्स। मॉडल्स में आपने कुछ याद नहीं करना, स्टेप्स समझने और केस स्टडी सॉल्व करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है जी। तो याद रखिएगा फ्रेमवर्क की आपने कम से कम 5 केस स्टडी सॉल्व करनी है, और 1 केस स्टडी आपने जो है ना वो बिजनेस एथिक्स और उसके बेनिफिट्स पे सॉल्व करनी है। रट्टा मारने वाली चीजें ऊपर की लिस्ट है पहली। ठीक है जी, दोबारा मैं आपको वहां ले जाता हूं सर। ये लिस्ट आपको सर रीड कर लेनी है, दिमाग में रखनी है। ठीक है जी। आपने सर ये रीड कर लेना है, सिर्फ ये सीक्वेंस आपने दिमाग में रखना है, रट्टा मारना है इसका इफेक्टिवली। इसमें आपने सिर्फ सर जो नाम आ रहे हैं और इनकी डेफिनेशन, इनको रीड कर लेना है, और पता होना चाहिए आपको इंटीग्रिटी का मतलब क्या है और इनोवेशन का मतलब क्या है। सर ये आपने 5 पॉइंट्स याद करने हैं, एग्जाम्पल सिर्फ रीड कर लेनी है, ये 4 हेडिंग्स आपको याद करनी है, और बाकी आपने केस स्टडी सॉल्व करना। ठीक है जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलो जनाब, तीसरा चैप्टर हमारे पास जो हम कवर करेंगे वो हमारे पास होगा आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है जी, ये एक मैनेजेरियल पोर्शन का चैप्टर नहीं है, फाइनेंशियल पोर्शन का चैप्टर है। आज तक इस पर कोई सवाल नहीं आया, सिर्फ MCQs आए, लेकिन इस पर सर एक अच्छी केस स्टडी बन के आ सकती है। चैप्टर के शुरू में सर रिस्क की डेफिनेशन दी है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीड कर लें। ठीक है जी। फिर आपको प्योर रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क या स्पेक्युलेटिव रिस्क, इन 2 की डेफिनेशन यहां याद रखनी है, दिमाग में रट्टा मारना है इसका। लेकिन आपको यह आइडेंटिफाई करना आना चाहिए
किसी भी केस के अंदर, और उसको फिर मिटिगेट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी आइडेंटिफिकेशन और कंट्रोल, ये आपको जो है वो केस के अंदर पता होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया केस के लिए, ठीक है जी। तो आपने सिर्फ स्पेक्युलेटिव उसकी जो है वो प्योर स्पेक्युलेटिव रिस्क की डेफिनेशन देखनी है, और आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। इस पर्टिकुलर नोट्स के अंदर हमने क्लास में कुछ 4-5 केस स्टडीज कवर की थी, वो आप इसी के अंदर ही देख लीजिएगा, ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस, ठीक है जी। तो रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर 3 हेडिंग्स हैं, कल्चर, स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस, ठीक है जी। इनके की पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं, वर्ड टू वर्ड रटा नहीं मारना, लेकिन जहन में जरूर रखने हैं। 3 एस्पेक्ट्स, कल्चर, स्ट्रक्चर और प्रोसेस, ठीक है जी। फिर जी इसके बाद एक और हेडिंग आती है सर हमारे पास, अच्छा ये जो तुम्हारे पास रेगुलेटरी, इसको नीचे से देख लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज अ कॉर्पोरेट इशू, ये आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, रट्टा नहीं मारना इसका, ठीक है जी। लेकिन सर आपके पास जो SECP के डायरेक्टिव्स के हिसाब से डायरेक्टर्स का रेगुलेटरी रोल है, ये आपने रट्टा मारना है, ठीक है जी। रेगुलेटरी रोल्स ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर अच्छा ये रट्टा मारते हुए ना, ये 3 हेडिंग्स हैं, ये याद नहीं करना अल्लाह के वास्ते, सिर्फ उसको समझ लेना। रिस्क एपेटाइट क्या होता है, पॉलिसी क्या और लिमिट्स क्या, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर रिस्क मैनेजमेंट का पूरा एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स आपको भैया इनकी हेडिंग्स अच्छे से याद कर लेनी है, और इनका कंटेंट आपने इस हद तक दिमाग में रखना है कि आप लिख सकें। लेकिन अगेन मेरे हिसाब से इतना आउट आने का चांस कम है, लेकिन हाँ इस पे आराम से MCQs बन के आ सकते हैं अगर आप इसको थॉरली देख लें, ठीक है जी। और 10 नंबर के MCQs में 4-5 MCQs इससे आ सकते हैं, ठीक है जी। तो एलिमेंट्स की आपने हेडिंग्स हैं याद रख लेनी है। फिर सर एंड पे आगे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में क्या चीज़ देख के सर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस है, लीगल रिक्वायरमेंट है, साइज ऑफ द कंपनी है, इसका आपको सर रट्टा लगा हुआ होना चाहिए। और ये याद रखिएगा, इस पे एक छोटा सा केस बन के आ सकता है। तो केस स्टडी के लिए प्योर और स्पेक्युलेटिव रिस्क का आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट, और आखिर में आगे सर हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है कि जी एक रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट किस तरह का होना चाहिए, ये आपने सर दिमाग में रखना है। तो रट्टा लगाने वाली चीज़ों की लिस्ट मैंने सर यहाँ आपको दे दी है। इसमें से भी सर अगर आपने ये जो नीचे की चीज़ें आ रही हैं, इसमें भी आपने सर याद रखिएगा, हेडिंग्स याद करनी है तरीके से, बाकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और इस पूरे चैप्टर में सर प्योर और स्पेक्युलेटिव रिस्क के ऊपर हमने चैप्टर के को पढ़ते हुए ही केस स्टडीज सॉल्व किए हैं, वो आपने अपने पास जो है वो उसको दोबारा सॉल्व कर लेना है और जहन में रखना है। रट्टा लगाने वाली चीज़ इसमें कोई नहीं है, ये मोटी मोटी हेडिंग्स आपने जहन में रखनी है, ठीक है जी। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे बच्चों, हम जो चौथा चैप्टर शुरू करेंगे वो हमारे पास इंटरनल एनालिसिस का होगा, और इंटरनल एनालिसिस इस पूरे सिलेबस का सबसे लेंदी चैप्टर है। तकरीबन इसमें 10 एस्पेक्ट्स हैं जो हमने कवर करने हैं, ठीक है जी। सबसे पहले सर 3 छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, वैल्यू की डेफिनेशन है, मेथड्स वैल्यू क्रिएट करने के, और सोर्सेज ऑफ वैल्यू। सर ये नोट्स में आपको यही मिल जाएंगे, वैल्यू की डेफिनेशन, मेथड्स और सोर्सेज, ये 3 का आपने रट्टा मारना है, ठीक है जी। रट्टा मारने का मतलब सर आपको पता होना चाहिए कि मेथड्स की जो वैल्यू जो है वो उसकी क्रिएट करने के 2 मेथड है। या तो आप कॉस्ट कम कर दें अपनी, और पूरी मार्केट में सबसे बेस्ट जो है वो कॉस्ट के हिसाब से आप एक कंपनी बन जाएं कि इसकी लोएस्ट कॉस्ट हो, ताकि आप लोएस्ट प्राइस चार्ज करके मार्केट को जो है वो कैप्चर कर सकें। दूसरा तरीका ये कि सर आप जो है वो अपने प्रोडक्ट को ऐसा डिफरेंशिएट करें कि लोग कहेंगे यार इसका प्रोडक्ट है, बाकी के सब बेकार है, ठीक है जी। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर, ये पहले पेज पे आपको तीनों चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो किसी भी अटेम्प्ट का होगा वो वैल्यू चेन होगा। अब वैल्यू चेन एक लेंदी एरिया है, ठीक है जी, दिमाग में रखिएगा। वैल्यू चेन में आपने सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपने रीड करनी है। परफेक्शन लेवल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में रखनी। रट्टा नहीं मारना। रट्टा आपने मारना इन एक्टिविटीज़ का, प्राइमरी एक्टिविटीज़, इसके अंदर जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, ऑपरेशंस, इनपुट, ठीक है जी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सर्विसेज, ठीक है जी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इसमें जितनी एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो आपने अपने पास रट्टा मारना है। अच्छा, फिर इस हैंडआउट के बाद आपको सर मैंने एक और हैंडआउट दिया होगा जो केस स्टडीज आ रही होंगी इंटरनल एनालिसिस की, उसमें आपके पास सर एडिंग वैल्यू अ स्ट्रेटेजिक टास्क, इंटरेक्शन बिटवीन कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज,
ठीक है जी। ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी जो केसेस में आपको मिलेंगी, वहाँ आपने जो है वो केसेस इसके देखने हैं। इस पर एक एक केस स्टडी मैंने बनाई हुई है। यानी रट्टा आपने सिर्फ एक्टिविटीज़ का मारना है और मेथड्स ऑफ एडिंग वैल्यू का आपने मारना है। बाकी आपने सारी चीज़ें जो है वो क्या करना है, सिर्फ रीड करना है और केस स्टडी सॉल्व करनी है इसके अंदर। फिर हमारे पास सर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और ये आ जाएंगे, KPIs आ जाएंगे सर। इसमें आपने सिर्फ जॉनसन एंड स्कॉल्स मॉडल की वो रीड करना है सर, आपने स्टेप्स याद करने हैं। बाकी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होता है, KPIs क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन है। और याद रखिएगा पेपर में सवाल आ सकता है कि आपको वो दे दे एक सिनेरियो और आपसे कहे कि बताएं इसमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होना चाहिए और उसके हिसाब से आप KPIs डिफाइन करें। ठीक है जी, तो ये आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, फिर KPIs के बाद जॉनसन स्कॉल्स मॉडल आपने देख लेना, इसके स्टेप्स आपने याद कर लेने। ठीक है जी, फिर हमारे पास है मेरे बच्चों बेंच मार्किंग। इसमें बेंच मार्किंग के अंदर स्टेप्स, बेंच मार्किंग कैसे की जाती है, स्टेप्स, मेथड्स और डाटा के सोर्सेज के। एक्सटर्नल बेंच मार्किंग का डाटा का सोर्स क्या है, रट्टा। ठीक है जी, रट्टा और सोर्सेज डाटा, रट्टा। ठीक है जी, रट्टा का मतलब है वर्ड टू वर्ड नहीं, रीजनेबल हद तक। ठीक है जी। अच्छा जी, बेंचमार्किंग पे केस स्टडीज आपने देखनी है 2-3। ठीक है जी, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पे 2-3 केस स्टडीज देखनी है आपने। अच्छा जी, रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज। इसमें आपने सिर्फ थ्रेशोल्ड और कॉम्पिटिटिव सोर्सेज, रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज, इनको आपने सर इनकी डेफिनेशन याद करनी है और आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी ऐसी लेनी है कि अगर केस स्टडी में आपको कहा जाए कि बताएं इसमें थ्रेशोल्ड रिसोर्स कौन सा है और कॉम्पिटिटिव रिसोर्स कौन सा है या यूनिक रिसोर्स कौन सा है। सर मेरे पास थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी क्या है और मेरे पास सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिस कॉम्पिटेंसी से मुझे मिले वो कौन सी कॉम्पिटेंसी है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपने रखनी है। ठीक है जी, और आपने इस पे केसेस सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है। अच्छा, फिर रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज में ये जो हेडिंग्स डली हुई है ना, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, ये आपने याद करने हैं। ठीक है जी, याद करने हैं आपने। ठीक है। अच्छा जी, फिर अगर हम नीचे आते हैं जनाब तो हमारे पास जो है वो एक और चीज़ आती है। अच्छा, ये सारे को आपने रीड करना है। थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी की आपने डेफिनेशन याद करनी है। हाँ, ये एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर्स ऑफ सस्टेनेबल कॉम्पिटेंस, क्या सस्टेनेबल कॉम्पिटेंस में कैरेक्टर्स होने चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके साथ रहें और आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो है वो बेनिफिट दें। ये आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें, स्टेप्स वगैरह। अच्छा, फिर ये सारी ये जो कोर कॉम्पिटेंसी एंड सिलेक्शन ऑफ मार्केट है, ये सिर्फ रीड करना है। ठीक है जी भाई, यहाँ से आपने ये स्टेप्स देखने और आपके पास सर ये दो जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको याद करनी है। तो याद करने वाली चीज़ें हमारे पास सर डेफिनेशन हो गई थ्रेशोल्ड और कॉम्पिटिटिव रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज की, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए सस्टेनेबल कॉम्पिटेंसीज के और स्टेप्स आप ये रट्टा मारना है। बाकी आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है। कैपेबिलिटीज़ में डायनेमिक कैपेबिलिटीज़ की डेफिनेशन आपने देखनी है। ठीक है जी, और ये आपके सामने रख देता हूँ। ये आपने सर कैपेबिलिटीज़ और डायनेमिक कैपेबिलिटीज़ की डेफिनेशन में पॉइंट्स देख लेने सर। ठीक है जी। फिर सर हमारे पास है जनाब कॉस्ट एफिशिएंसी एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है जी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का आपने डेफिनेशन मतलब डिफरेंस आपने अपने जहन में रखना है। रट्टा नहीं मारना, रट्टा आपने सिर्फ कैपेबिलिटीज और डायनेमिक कैपेबिलिटीज़ का हिसाब किताब देखना है, बाकी कुछ नहीं करना। अच्छा जी, फिर ये जो दो चीज़ें आ रही है, वेज टू अचीव कॉस्ट एफिशिएंसी, भैया ये आपको याद होनी चाहिए और इसको याद करने के लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एक प्रोडक्ट के बेपना यूनिट्स बना दो। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का मतलब है बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर लो। ठीक है जी, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। ये देख लेना जी, ये कॉस्ट हासिल करने के, कॉस्ट एफिशिएंसी हासिल करने के तरीके। फिर जनाब हमारे पास एक हेडिंग है कस्टमर नीड्स। ये सिर्फ आपने अंडरस्टैंड कर लेना है और लिस्ट ऑफ रीजन, कस्टमर क्यों गुड्स बाय करते हैं, ये आप नोट्स के अंदर देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, बहुत अच्छे तरीके से इसकी चारों हेडिंग्स का रट्टा मारना है, इसमें क्या क्या करते हैं हम। ठीक है जी, और इस पे केस स्टडीज आपने सॉल्व करनी है। ये देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। आई होप आप इसको देख लेंगे। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब।
अच्छा जनाब, हमारे पास फिर आता है पेस्टल। अब देखिए पेस्टल में आपके पास चैप्टर है काफ़ी सारे। सबसे पहले आपने सर पॉलिटिकल उठाना है, इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस। ये लिस्ट है सर, ये आपने नोट से याद करनी है। मैं आपको नोट्स इसके दूंगा। एक 7 पेज का डॉक्यूमेंट है, 5 पेज का, उसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इकोनॉमिक के भी, पॉलिटिकल के भी, सोशल के भी। आपने वहां से रट्टा मारना और कुछ भी नहीं करना। आपने अपने नोट्स में से सिर्फ 4 तरीके जिससे आप गवर्नमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं वो आपने याद करने हैं बस। ठीक है जी। जब इकोनॉमिक में आएंगे तो मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है इसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, रट्टा नहीं मारना। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अल्लाह के वास्ते ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे लीडिंग, लैगिंग, ठीक है जी। इस तरह के 3 इंडिकेटर्स होंगे, फ्यूचरिस्टिक, पास्ट और करंट। ठीक है जी। तो इनका आपने रट्टा मारना है। इन इंडिकेटर्स का नोट्स खोलेंगे ना, लैगिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स, सिर्फ आपको इस तरह नजर आ जाएगा। करंट इंडिकेटर्स, ये आपने रट्टा मारना है। सोशल वाले का सर अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जो नोट्स हैं 7 पेज के, उसमें से आपने फैक्टर्स रट्टा मारने बस। ठीक है जी। और लीगल का भी आपने यही करना है बस। सिर्फ वो 7 पेज का अगर आप रट्टा मार लोगे, 5 पेज या पता नहीं 7 पेज अभी हम देख लेते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सबका काम हो जाएगा। सिर्फ आपने पॉलिटिकल के अंदर इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट, ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है जी। 4 हेडिंग्स हैं और इंडिकेटर्स का आपने जो सर ये जो इंडिकेटर्स हैं इसको आपने अलग से याद करना है। यानी वो नोट्स, ठीक है जी, इंटरेक्शन और इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बस ये आपने याद करना है, बाकी कुछ भी आपने नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है जी। देख लेना, इसमें सिर्फ केस स्टडीज आपने सॉल्व करनी है पेस्टल के अंदर, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है जी। स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब, आईटी पे देखते हैं। सिर्फ 7 पेज का हैंड आउट है जो आपको याद करना है। चलो मेरे बच्चों, आखिरी चीज हम देखने जा रहे हैं सर, हमारे पास जो आईटी का एरिया है ना, आईटी के एरिया में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीजें जो है वो बस रीड करने की है। इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और टेक्निक्स अफेक्टिंग वर्क। ठीक है जी भैया, ये इसकी हेडिंग्स आपने रट्टा मार लेनी है। ठीक है जी। हमारे पास डी लेयरिंग क्या है, आउटसोर्सिंग क्या है, इस तरह की चीज़ें आपने रट लेनी है। ये 2-3 दफ़ा टेस्ट हो चुकी हैं। ठीक है जी। मेन कॉन्सेप्ट्स आप अंडरस्टैंड कर लें, हेडिंग्स आप अच्छे तरीके से याद कर लें। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का मतलब है सर हमारे पास कितने टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम किस काम आएगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स आपने सर इसके याद करने हैं। और बिल्कुल बेसिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग, और स्कोप का मतलब यह है कि EIS है वो किस काम आएगा। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो किस काम आएगा, एक्सपर्ट सिस्टम है वो किस काम आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो ऊपर की 2 में हेडिंग्स याद करनी है, इसमें हेडिंग्स के साथ साथ थोड़ा सा जो है वो चीज़ें याद कर लेनी। फिर डाटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एक हेडिंग होगी, उसको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेना है। इम्पैक्ट ऑफ IT इम्पैक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, 3 पॉइंट्स इसके अंदर जो दिए हैं वो याद कर लेना, बाकी अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है जी। थ्रेट्स और कंट्रोल्स, थ्रेट्स कौन कौन से, एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, सिस्टम बैठ सकता है, इस तरह के थ्रेट्स दिए हैं, हेडिंग्स याद करनी है। और उनको मिटिगेट करने के लिए जो कंट्रोल्स हैं उनकी भी हेडिंग्स याद करनी है, और ब्रीफ डिटेल्स याद करनी है, अंडरस्टैंड कर लेना है बाकी की चीज़ों को। ठीक है जी। फिर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में इंट्रोडक्शन और 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का बिल्कुल आपको बेसिक आइडिया हो, लिख सकते हो आप, हेडिंग्स आपने याद कर लेनी है और कुछ भी नहीं करना। यानी इसका मतलब है आईटी के चैप्टर में हेडिंग्स याद करनी है अच्छे तरीके से, और सर फिर उसके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं वो अंडरस्टैंड कर लेनी है इस हद तक कि आप उसको जो है वो लिख सकें अगर एग्जाम में कहें। ठीक है जी। देखिए मैंने आपके सामने सर पूरा कोर्स खोल के रख दिया है। ठीक है जी। ये हमारी वीडियो का जो है वो 3rd पार्ट था। चौथे पार्ट में मैं आपको ये कहूँगा, अल्लाह के वास्ते 50 केस स्टडीज़ मैंने आपको दी है, 10 के करीब मैं आपको और दूंगा। 50 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऐड कर लें तो तकरीबन कोई 60 के करीब केस स्टडीज़ है, तो मैं 8-10 आपको और दूंगा। और वो भी मैं शायद आपको एक जो है ना वो मॉक पेपर के थ्रू दूंगा, वो आपने देखना है। मॉक पेपर मेरा ज़रूर सॉल्व करना है, वो चेक होगा बाकायदा। ठीक है जी। मॉक पेपर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेशन की होगी मॉक पेपर होगी, वो आपने देखनी है। बाकी सर वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि थ्योरी को कैसे कवर करना है, किस चीज़ का रट्टा मारना है, किस चीज़ को याद करना है। बस आपने सर रट्टा मारने का मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं, मैं अगर आपको कहूँ कि जी रट्टा मारना क्या है, आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी, हेडिंग्स याद कर ली और अब आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो अपने अल्फाज में, अपने अल्फाज में। किताब के अल्फाज किसी का बाप भी याद नहीं कर सकता। ठीक है जी। एक और वीडियो मैं आपको बना के दूंगा पेपर के करीब के इस अटेम्प्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।